10 चाणक्य शत्रु नीति। अपने शत्रु को बिना लड़े तबाह करने की कला, एक भावनात्मक शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी की जंग में बिना तलवार उठाए, बिना शब्दों की चोट किए आप अपने शत्रु को कैसे हरा सकते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके आसपास कुछ लोग, कुछ परिस्थितियां या यहां तक कि आपकी अपनी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं और फिर भी आप चुपचाप बिना किसी को बताए उन सबको मात देना चाहते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके दिमाग को भी झकझोर देगी। यह कहानी है चाणक्य की, उस महान दार्शनिक की जिसने अपनी बुद्धि और नीतियों से एक साम्राज्य को खड़ा किया और अपने शत्रुओं को बिना लड़े धूल चटाई। कल्पना करें, एक छोटा सा गांव जहां एक साधारण लड़का अपनी मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। उसका नाम है विशाल। विशाल का सपना है कि वो अपने गांव को बदल दे, शिक्षा का उजाला लाए, लेकिन गांव के कुछ लोग, कुछ शक्तिशाली लोग उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं, तू क्या कर लेगा, तू तो बस एक गरीब का बेटा है। लेकिन विशाल के पास कुछ ऐसा था जो उन शत्रुओं के पास नहीं था। उसके पास थी बुद्धि, धैर्य और चाणक्य की नीतियां। आज हम आपको चाणक्य की 10 ऐसी शत्रु नीतियां बताएंगे जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। ये नीतियां आपको सिखाएंगी कि कैसे आप अपनी आदतों को हथियार बनाकर अपने शत्रुओं, प्रतिस्पर्धियों और यहां तक कि अपनी कमजोरियों को भी बिना लड़े हरा सकते हैं। ये नीतियां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो हथियार हैं जो आपको जिंदगी की हर जंग में विजयी बना सकते हैं। लेकिन सावधान, ये नीतियां सिर्फ वही समझ सकता है जो अपने भीतर की ताकत को पहचानता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ विशाल की नहीं, ये आपकी कहानी है। ये उन सभी लोगों की कहानी है जो अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं, जो अपने शत्रुओं को बिना शोर मचाए हराना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं चाणक्य की 10 शत्रु नीतियों की यात्रा। नीति 1, अपनी ताकत को पहचाने। चाणक्य कहते हैं, अपने शत्रु को हराने की पहली सीढ़ी है अपनी ताकत को जानना। आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी बुद्धि है, आपका धैर्य है, आपका आत्मविश्वास है। लेकिन कितनी बार आपने खुद से पूछा है, मेरी असली ताकत क्या है? विशाल को याद है, जब वो स्कूल में था, उसका एक सहपाठी रवि हर बार उसका मजाक उड़ाता था। रवि के पास पैसा था, रसूख था और वो हमेशा विशाल को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन स्कूल में एक वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। रवि ने सोचा, विशाल को तो बोलना भी नहीं आता, मैं इसे आसानी से हरा दूंगा। लेकिन विशाल ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने अपनी ताकत को पहचाना। उसकी ताकत थी उसकी मेहनत और उसकी कहानी कहने की कला। विशाल ने अपनी तैयारी की। उसने रात रात जागकर किताबें पढ़ी, अपने गांव की समस्याओं को समझा और जब मंच पर आया तो उसने ऐसी बातें कही कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रवि की बोलती बंद हो गई। उस दिन विशाल ने न केवल प्रतियोगिता जीती बल्कि रवि को बिना लड़े, बिना गाली दिए, सिर्फ अपनी ताकत से हरा दिया। चाणक्य की पहली नीति हमें सिखाती है कि अपनी ताकत को पहचानो। आपका शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर हो, अगर आप अपनी ताकत जानते हैं तो आप उसे हर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपकी ताकत क्या है? क्या आप अपनी मेहनत, अपने धैर्य या अपनी रचनात्मकता को पहचानते हैं? एक पल रुकिए, अपने बारे में सोचिए। क्या है वो एक चीज जो आपको खास बनाती है? क्या है वो ताकत जो आपको आपके शत्रुओं से अलग करती है? शायद आप एक अच्छे श्रोता हैं, शायद आप में धैर्य है, या शायद आपकी मेहनत आपको सबसे अलग बनाती है। आज से उस ताकत को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करें। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। दिल्ली में एक छोटे से ऑफिस में काम करने वाली रीना एक साधारण कर्मचारी थी, लेकिन उसका बॉस हमेशा उसकी आलोचना करता था। तुमसे कुछ नहीं होगा, वो कहता। लेकिन रीना ने अपनी ताकत को पहचाना। वो थी उसकी डेटा विश्लेषण की कला। उसने अपने बॉस की हर आलोचना को चुपचाप सुना और एक दिन कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट में अपनी ताकत दिखाई। उसने डेटा के जरिए ऐसी रणनीति बनाई कि कंपनी को लाखों का फायदा हुआ। उस दिन बॉस ने न केवल उसकी तारीफ की बल्कि उसे प्रमोशन भी दिया। रीना ने अपनी ताकत को पहचाना और अपने शत्रु यानी अपने बॉस की आलोचनाओं को बिना लड़े हरा दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आज ही अपने आप से पूछें, मेरी ताकत क्या है, और उसे अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करें। नीति 2, शत्रु को समझें।
चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने के लिए पहले उसे समझो, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी, उसकी रणनीति। अगर आप अपने शत्रु को नहीं समझेंगे तो आप उसे कभी हरा नहीं सकते। विशाल अब बड़ा हो चुका था। उसने अपने गांव में एक छोटी सी स्कूल खोलने की ठानी, लेकिन गांव का एक बड़ा जमींदार ठाकुर साहब नहीं चाहता था कि गांव में शिक्षा का उजाला फैले। वो विशाल को हर कदम पर रोकता था, लेकिन विशाल ने ठाकुर साहब को समझा। उसने देखा कि ठाकुर साहब की ताकत थी उनका रसूख, लेकिन उनकी कमजोरी थी उनकी अहंकार। विशाल ने ठाकुर साहब को कभी सीधे टक्कर नहीं दी। उसने गांव वालों के बीच जाकर अपनी बात रखी। उसने बच्चों को मुफ्त किताबें दी, उनके माता पिता को शिक्षा का महत्व समझाया। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास विशाल के साथ हो गया। ठाकुर साहब का रसूख कम होने लगा क्योंकि लोग अब विशाल की बात सुनने लगे। विशाल ने ठाकुर साहब को बिना लड़े उनकी कमजोरी का इस्तेमाल करके हरा दिया। चाणक्य की दूसरी नीति हमें सिखाती है कि अपने शत्रु को समझना उतना ही जरूरी है जितना अपनी ताकत को जानना। आपके जीवन में शत्रु कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, या यहां तक कि आपकी अपनी बुरी आदतें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप उन्हें समझ लेंगे तो आप उन्हें हरा सकते हैं। सोचिए, एक कॉलेज स्टूडेंट नेहा का शत्रु कोई इंसान नहीं, बल्कि उसकी अपनी आदत थी टाल मटोल करना। वो हमेशा अपनी पढ़ाई को टालती थी और इसका नतीजा ये हुआ कि वो अपने एग्जाम में फेल होने लगी। लेकिन एक दिन उसने अपने इस शत्रु को समझा। उसने देखा कि उसकी टाल मटोल की आदत तब शुरू होती है जब वो मोबाइल पर घंटों समय बर्बाद करती है। नेहा ने एक रणनीति बनाई। उसने अपने फोन का इस्तेमाल सीमित किया, एक टाइम टेबल बनाया और धीरे धीरे अपनी इस आदत को हरा दिया। आज नेहा अपनी क्लास में टॉपर है। तो आज से अपने शत्रु को समझें, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई परिस्थिति हो या आपकी अपनी कमजोरी। उनकी ताकत और कमजोरी को जानें और फिर चाणक्य की तरह उनकी कमजोरी का इस्तेमाल करके उन्हें हराएं। नीति 3, धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य वह हथियार है जो सबसे कठिन युद्ध को भी जीत सकता है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको हरा सकते हैं, लेकिन धैर्य आपको विजेता बनाता है। विशाल का स्कूल अब चलने लगा था, लेकिन ठाकुर साहब ने एक नया हथकंडा अपनाया। उन्होंने गांव में अफवाह फैलाई कि विशाल का स्कूल अवैध है और उसे बंद कर दिया जाएगा। विशाल को गुस्सा आया। वो चाहता था कि वो ठाकुर साहब से जाकर लड़ाई करे, उनकी सारी सच्चाई गांव वालों के सामने लाए, लेकिन उसकी मां ने उसे रोका। विशाल, उसने कहा, गुस्सा तेरा शत्रु है, धैर्य रख, समय तेरा जवाब देगा। विशाल ने अपनी मां की बात मानी। उसने चुपचाप अपने स्कूल को और बेहतर बनाया। उसने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, उनके माता पिता को स्कूल की प्रगति दिखाई। धीरे धीरे गांव वालों ने ठाकुर साहब की अफवाहों पर भरोसा करना बंद कर दिया। एक दिन जब गांव में एक बड़ा मेला हुआ तो विशाल के स्कूल के बच्चों ने एक नाटक प्रस्तुत किया। उस नाटक ने सबके दिल जीत लिए। ठाकुर साहब की सारी साजिशें धरी की धरी रह गईं। चाणक्य की तीसरी नीति हमें सिखाती है कि धैर्य वह हथियार है जो आपको सबसे मुश्किल वक्त में भी जीत दिला सकता है। जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप निराश होते हैं, तब रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और धैर्य रखिए, समय आपके पक्ष में आएगा। चलिए एक और कहानी। अहमदाबाद में एक छोटा सा स्टार्टअप चलाने वाला राहुल, उसका एक प्रतियोगी था जो हमेशा उसकी कंपनी को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक बार उस प्रतियोगी ने राहुल की कंपनी के खिलाफ गलत खबरें फैलाईं। राहुल को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत जवाब देना चाहता था, लेकिन उसने धैर्य रखा। उसने अपनी कंपनी की क्वालिटी पर ध्यान दिया, अपने ग्राहकों को बेहतर सर्विस दी। धीरे धीरे उसकी कंपनी की साख इतनी बढ़ गई कि लोग उस प्रतियोगी की बातों को भूल गए। आज राहुल की कंपनी उस शहर की सबसे बड़ी स्टार्टअप्स में से एक है। धैर्य रखें, अपने शत्रु को जवाब देने की जल्दबाजी न करें, समय को अपना हथियार बनाएं। चाणक्य की तरह धैर्य के साथ अपनी रणनीति बनाएं और अपने शत्रु को बिना लड़े हरा दें। नीति 4, अपनी कमजोरियों को छिपाएं। चाणक्य कहते हैं, अपनी कमजोरियों को छिपाओ, क्योंकि यही वह रहस्य है जो तुम्हें शत्रु के सामने अजेय बनाता है। आपका शत्रु आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की ताक में रहता है। अगर आप अपनी कमजोरियां खुली किताब की तरह सामने रख देंगे तो आपका शत्रु आपको आसानी से हरा देगा। लेकिन अगर आप अपनी कमजोरियों को छिपा लेंगे और उन्हें अपनी ताकत में बदल देंगे तो आप अपने शत्रु को चकमा दे सकते हैं। विशाल का स्कूल अब गांव में अपनी जगह बना चुका था। बच्चे खुशी खुशी पढ़ने आते थे
और गांव वाले धीरे धीरे विशाल पर भरोसा करने लगे थे। लेकिन ठाकुर साहब, गांव का सबसे ताकतवर आदमी, अभी भी विशाल को हराने की ताक में था। एक दिन ठाकुर साहब ने अपने भतीजे विक्रम को विशाल के खिलाफ भेजा। विक्रम एक चालाक और तेज तर्रार नौजवान था। उसने गांव में अफवाह फैलाई कि विशाल का स्कूल चलाने के लिए पैसा नहीं है और जल्द ही वो कर्ज में डूब जाएगा। विशाल को ये बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आया। सच तो ये था कि स्कूल चलाने के लिए उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था। उसकी माँ और वो खुद दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन स्कूल के लिए फंड्स की कमी थी। विशाल चाहता था कि वो गांव वालों के सामने जाकर सच बोल दे कि हाँ, मेरे पास पैसा कम है, लेकिन मेरा इरादा नेक है। लेकिन उसकी माँ ने उसे फिर रोका। विशाल, उसने कहा, अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने मत उजागर कर। अगर तूने अपनी कमजोरी दिखाई तो ठाकुर साहब और विक्रम इसका फायदा उठाएंगे। अपनी कमजोरी को छिपा और उसे अपनी ताकत में बदल। विशाल ने अपनी मां की सलाह मानी। उसने फैसला किया कि वो अपनी आर्थिक तंगी को गांव वालों के सामने नहीं लाएगा। इसके बजाय उसने अपनी ताकत पर ध्यान दिया। उसके पास था उसका जुनून, उसकी मेहनत और गांव वालों का विश्वास। उसने गांव के कुछ पढ़े लिखे नौजवानों को अपने साथ जोड़ा। उसने उन्हें अपने स्कूल का हिस्सा बनाया। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और उन्हें स्कूल के लिए छोटे छोटे दान देने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उसने कभी यह नहीं बताया कि स्कूल को पैसे की कितनी जरूरत है। विक्रम को लगा कि विशाल जल्द ही हार मान लेगा। उसने ठाकुर साहब को कहा, चाचा, विशाल का स्कूल अब बंद होने वाला है। वो कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन विशाल ने अपनी कमजोरी को इतनी चालाकी से छिपाया कि गांव वालों को उसकी तंगी का अंदाजा ही नहीं हुआ। उसने स्कूल में बच्चों के लिए मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म की व्यवस्था की। उसने गांव के मेले में एक स्टॉल लगाया जहां बच्चों ने अपने बनाए हस्तशिल्प बेचे। उस स्टॉल से जो पैसा आया, उसने स्कूल के कुछ खर्चे पूरे किए। गांव वालों को लगा कि विशाल का स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिन जब ठाकुर साहब और विक्रम स्कूल के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि स्कूल में बच्चों की भीड़ थी। बच्चे हंसते खेलते पढ़ रहे थे। गांव वाले स्कूल की तारीफ कर रहे थे। विक्रम हैरान रह गया। उसने ठाकुर साहब से कहा, चाचा, ये कैसे हो रहा है? विशाल के पास तो पैसा था ही नहीं। ठाकुर साहब की बोलती बंद हो गई। विशाल ने अपनी कमजोरी, अपनी आर्थिक तंगी को छिपाकर अपनी ताकत, अपने जुनून और गांव वालों के विश्वास को सामने रखा। उसने विक्रम और ठाकुर साहब को बिना लड़े उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। चाणक्य की चौथी नीति हमें सिखाती है कि अपनी कमजोरियों को छिपाना आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। आपका शत्रु आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की ताक में रहता है, लेकिन अगर आप अपनी कमजोरियों को छिपा लेंगे और अपनी ताकत को सामने रखेंगे तो आप अपने शत्रु को चकमा दे सकते हैं। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। मुंबई में एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी चलाने वाला अमित की कंपनी नई थी और उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे। उसके प्रतियोगी, जो एक बड़ी कंपनी के मालिक थे, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। उन्होंने ग्राहकों के बीच अफवाह फैलाई कि अमित की कंपनी जल्द ही बंद हो जाएगी क्योंकि उनके पास न तो पैसा है न ही अनुभव। अमित को यह बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। सच तो यह था कि उसकी कंपनी के पास ज्यादा फंड्स नहीं थे, लेकिन अमित ने फैसला किया कि वो अपनी इस कमजोरी को दुनिया के सामने नहीं लाएगा। अमित ने अपनी ताकत पर ध्यान दिया। उसके पास थी उसकी क्रिएटिविटी और ग्राहकों की सेवा करने का जुनून। उसने अपनी कंपनी की मार्केटिंग पर ध्यान दिया। उसने सोशल मीडिया पर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की तारीफ करने वाले ग्राहकों की कहानियां शेयर की। उसने छोटे छोटे इवेंट्स आयोजित किए जहां उसने अपने प्रोडक्ट्स की खूबियां दिखाई। उसने कभी यह नहीं बताया कि उसकी कंपनी को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। धीरे धीरे अमित की कंपनी की साख बढ़ने लगी। ग्राहकों ने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। एक दिन एक बड़ा क्लाइंट अमित की कंपनी के पास आया। उसने अमित से पूछा, क्या आपकी कंपनी इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभाल सकती है? अमित ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हां, हम तैयार हैं। उसने अपनी आर्थिक तंगी को छिपाया और अपनी ताकत, अपनी क्रिएटिविटी और मेहनत को सामने रखा। उस प्रोजेक्ट ने अमित की कंपनी को एक नई ऊंचाई दी। उसके प्रतियोगी हैरान रह गए। अमित ने अपनी कमजोरी को छिपाकर अपने शत्रु, अपने प्रतियोगियों को बिना लड़े हरा दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों को पहचानें, लेकिन उन्हें दुनिया के सामने मत लाएं। अपनी ताकत को सामने रखें। चाहे आपकी कमजोरी पैसों की कमी हो, अनुभव की कमी हो या आत्मविश्वास की कमी, इसे छिपाएं। अपनी ताकत को चमकने दें।
लेकिन अपनी कमजोरियों को छिपाने का मतलब डरना नहीं है। इसका मतलब है अपनी कमजोरियों को समझना और उन्हें अपनी ताकत में बदलना। विशाल ने अपनी आर्थिक तंगी को छिपाया, लेकिन उसने गांव वालों का विश्वास जीतकर अपनी ताकत बनाई। अमित ने अपनी कंपनी की कमजोरियों को छिपाया, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को अपनी ताकत बनाया। आप भी अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। एक पल रुकिए, अपने बारे में सोचिए। आपकी कमजोरी क्या है? क्या आप शर्मीले हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास अनुभव की कमी है? या शायद आपको लगता है कि आपके पास संसाधन नहीं है? आज से उस कमजोरी को छिपाएं, उसे दुनिया के सामने मत लाएं। इसके बजाय अपनी ताकत पर ध्यान दें, अपनी मेहनत, अपने जुनून, अपनी बुद्धि को सामने लाएं और चाणक्य की तरह अपने शत्रु को चकमा देकर जीत हासिल करें। तो आज से अपनी कमजोरियों को छिपाएं, अपनी ताकत को चमकने दें और अपने शत्रु को बिना लड़े उनकी साजिशों को नाकाम कर दें। नीति 5, सही समय का इंतजार करें। चाणक्य कहते हैं, सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय वह हथियार है जो सबसे बड़े शत्रु को भी हरा सकता है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको कमजोर कर सकते हैं, लेकिन सही समय पर उठाया गया कदम आपको अजेय बना सकता है। जिंदगी की जंग में जो सही समय का इंतजार करता है वही जीतता है। विशाल का स्कूल अब गांव में एक उम्मीद की किरण बन चुका था, लेकिन ठाकुर साहब अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक नई साजिश रची। उन्होंने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में कर लिया और एक मीटिंग बुलाई, जिसमें वो विशाल के स्कूल को बंद करने का प्रस्ताव रखने वाले थे। विशाल को इस मीटिंग की खबर मिली। उसका खून खौल उठा। वो चाहता था कि वो अभी जाकर उस मीटिंग में ठाकुर साहब का सामना करे। वो गांव वालों को बताना चाहता था कि ठाकुर साहब की साजिश गलत है, लेकिन विशाल के एक पुराने शिक्षक गुरुजी ने उसे रोका। गुरुजी ने कहा, विशाल, अभी समय नहीं है। अगर तू अभी मीटिंग में गया तो ठाकुर साहब तुझे उकसाएंगे और तू गुस्से में कुछ गलत बोल देगा। सही समय का इंतजार कर। विशाल को गुरुजी की बात समझ में आई। उसने फैसला किया कि वो जल्दबाजी नहीं करेगा। विशाल ने सही समय का इंतजार किया। उसने देखा कि ठाकुर साहब हर साल गांव से बाहर एक बड़े मेले में जाते हैं, जहां वो अपने रसूख का दिखावा करते हैं। उस समय गांव में उनकी पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है। विशाल ने उस मौके का फायदा उठाया। उसने गांव वालों को अपने स्कूल में एक बड़ा आयोजन करने के लिए बुलाया। उसने बच्चों को एक नाटक तैयार करने के लिए कहा, जिसमें गांव की समस्याओं और शिक्षा की ताकत को दिखाया जाए। जब ठाकुर साहब मेले से लौटे तो उन्होंने देखा कि गांव का माहौल बदल चुका था। विशाल के स्कूल का नाटक गांव वालों के दिलों में बस गया था। लोग शिक्षा की ताकत को समझने लगे थे। ठाकुर साहब की मीटिंग, जो स्कूल को बंद करने के लिए थी, अब बेकार हो चुकी थी। गांव वालों ने ठाकुर साहब की बात मानने से इनकार कर दिया। विशाल ने सही समय का इंतजार करके ठाकुर साहब की साजिश को बिना लड़े नाकाम कर दिया। चाणक्य की 5वीं नीति हमें सिखाती है कि सही समय का इंतजार करना आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर हों, अगर आप सही समय पर कदम उठाएंगे तो आप उन्हें हरा सकते हैं। लेकिन सही समय का इंतजार करने का मतलब निष्क्रिय बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपनी रणनीति बनाना, अपने संसाधनों को इकट्ठा करना और सही मौके की तलाश करना। चलिए एक और कहानी। दिल्ली में एक छोटे से ऑफिस में काम करने वाली प्रिया एक मेहनती कर्मचारी थी, लेकिन उसका बॉस हमेशा उसकी आलोचना करता था। एक बार कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया और प्रिया को उस प्रोजेक्ट में अपनी रणनीति पेश करने का मौका मिला। प्रिया चाहती थी कि वो तुरंत अपनी रणनीति बॉस के सामने रख दे, लेकिन उसकी एक सहेली ने उसे रोका। प्रिया, उसने कहा, अभी समय नहीं है। बॉस अभी दूसरे प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। सही समय का इंतजार कर। प्रिया ने अपनी सहेली की सलाह मानी। उसने सही समय का इंतजार किया। उसने देखा कि कंपनी की सालाना मीटिंग आने वाली है, जिसमें बड़े क्लाइंट्स भी शामिल होने वाले हैं। प्रिया ने अपनी रणनीति पर और मेहनत की। उसने डेटा इकट्ठा किया, प्रेजेंटेशन तैयार किया और सही समय का इंतजार किया। जब मीटिंग का दिन आया तो प्रिया ने अपनी रणनीति पेश की। उसकी रणनीति इतनी शानदार थी कि बॉस और क्लाइंट्स हैरान रह गए। प्रिया को न केवल तारीफ मिली, बल्कि उसे प्रमोशन भी मिला। प्रिया ने सही समय का इंतजार किया और अपने शत्रु, अपने बॉस की आलोचनाओं को बिना लड़े हरा दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी मुश्किल स्थिति में हों तो जल्दबाजी न करें, सही समय का इंतजार करें, अपनी रणनीति बनाएं, अपने संसाधनों को इकट्ठा करें और जब सही समय आए तो अपना कदम उठाएं। सही समय का इंतजार करने का मतलब डरना नहीं है, इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। विशाल ने सही समय का इंतजार किया
और उसने ठाकुर साहब की साजिश को नाकाम कर दिया। प्रिया ने सही समय का इंतजार किया और उसने अपने बॉस को प्रभावित कर दिया। आप भी सही समय का इंतजार करें, अपनी रणनीति बनाएं और चाणक्य की तरह अपने शत्रु को बिना लड़े हराएं। नीति 6, गठबंधन बनाएं। चाणक्य कहते हैं, अकेला व्यक्ति कमजोर होता है, लेकिन गठबंधन की ताकत उसे अजेय बनाती है। अपने शत्रु को हराने के लिए आपको अकेले नहीं लड़ना है, आपको उन लोगों को अपने साथ जोड़ना है जो आपके लक्ष्य में विश्वास करते हैं। गठबंधन बनाएं, क्योंकि एकता में ही ताकत है। विशाल का स्कूल अब गांव में एक उम्मीद की किरण बन चुका था, लेकिन ठाकुर साहब ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में कर लिया और स्कूल के खिलाफ एक नई साजिश रची। उन्होंने गांव वालों को कहा कि विशाल का स्कूल उनके बच्चों को गलत शिक्षा दे रहा है और यह गांव की परंपराओं के खिलाफ है। कुछ गांव वाले ठाकुर साहब की बातों में आ गए। विशाल को लगा कि अब वो अकेला पड़ रहा है। विशाल उदास था। वो अपनी मां के पास गया और बोला, मां, मैं अकेला कैसे इतने बड़े लोगों से लड़ सकता हूं? ठाकुर साहब के पास पैसा है, रसूख है और अब गांव वाले भी उनके साथ हैं। उसकी मां ने मुस्कुराकर कहा, विशाल, तू अकेला नहीं है। गांव में वो लोग हैं जो शिक्षा की ताकत को समझते हैं। उन्हें अपने साथ जोड़, गठबंधन बना, एकता में ताकत है। विशाल ने अपनी मां की सलाह मानी। उसने गांव के उन नौजवानों को अपने साथ जोड़ा जो पढ़े लिखे थे और गांव को बदलना चाहते थे। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की जो परंपराओं को मानते थे लेकिन शिक्षा के महत्व को भी समझते थे। स्कूल में एक खुला मंच आयोजित किया जहां उसने गांव वालों को बुलाया और बच्चों के माता पिता को स्कूल की प्रगति दिखाई। उसने गांव के एक पुराने शिक्षक गुरुजी को अपने साथ जोड़ा जिनका गांव में बहुत सम्मान था। विशाल के इस गठबंधन ने गांव का माहौल बदल दिया। गांव वाले अब ठाकुर साहब की बातों पर भरोसा करने के बजाय विशाल और उसके गठबंधन की बात सुनने लगे। गुरुजी ने गांव वालों को बताया कि शिक्षा गांव की परंपराओं के खिलाफ नहीं बल्कि उन्हें और मजबूत करती है। नौजवानों ने गांव में शिक्षा के फायदे बताए। बच्चों के माता पिता ने स्कूल की तारीफ की। धीरे धीरे ठाकुर साहब का प्रभाव कम होने लगा। विशाल ने अपने गठबंधन की ताकत से ठाकुर साहब को बिना लड़े हरा दिया। चाणक्य की 6ठी नीति हमें सिखाती है कि गठबंधन बनाना आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर हों, अगर आपके पास एक मजबूत गठबंधन है तो आप उन्हें हरा सकते हैं। लेकिन गठबंधन बनाने का मतलब सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना नहीं है। इसका मतलब है उन लोगों को अपने साथ जोड़ना जो आपके लक्ष्य में विश्वास करते हैं। चलिए एक और कहानी। कोलकाता में एक छोटा सा स्टार्टअप चलाने वाला रोहन का सपना था कि वो अपनी कंपनी को बड़ा बनाए, लेकिन उसके सामने एक बड़ा प्रतियोगी था जो बाजार में पहले से स्थापित था। रोहन अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने देखा कि उसके प्रतियोगी के पास ज्यादा संसाधन और अनुभव था, लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने गठबंधन बनाने का फैसला किया। रोहन ने अपने क्षेत्र के कुछ छोटे व्यवसायियों से बात की। उसने उनसे कहा कि अगर वो सब मिलकर काम करें तो वो अपने बड़े प्रतियोगी को हरा सकते हैं। रोहन ने एक छोटा सा नेटवर्क बनाया जिसमें उसने अपने जैसे छोटे व्यवसायियों को जोड़ा। उसने स्थानीय डिजाइनरों, सप्लायर्स और मार्केटिंग एजेंसियों के साथ गठबंधन किया। उसने अपने ग्राहकों को भी अपने साथ जोड़ा, उनकी फीडबैक लेकर अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर किया। इस गठबंधन ने रोहन की कंपनी को एक नई ताकत दी। छोटे व्यवसायियों ने मिलकर अपने संसाधनों को साझा किया। डिजाइनरों ने रोहन के प्रोडक्ट्स को और आकर्षक बनाया। मार्केटिंग एजेंसियों ने उसकी कंपनी को प्रचारित किया और ग्राहकों ने रोहन की कंपनी की तारीफ की। धीरे धीरे रोहन की कंपनी ने अपने बड़े प्रतियोगी को पीछे छोड़ दिया। आज रोहन की कंपनी उस क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक है। रोहन ने गठबंधन बनाकर अपने शत्रु, अपने बड़े प्रतियोगी को बिना लड़े हरा दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने आसपास उन लोगों को देखें जो आपके लक्ष्य में विश्वास करते हैं। उन्हें अपने साथ जोड़ें, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके सहकर्मी हों या आपके परिवार वाले। उनके साथ गठबंधन बनाएं। एकता में ताकत है। गठबंधन बनाने का मतलब सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा समूह बनाना जो आपके सपनों को सच करने के लिए एक साथ काम करे। विशाल ने गांव वालों को अपने साथ जोड़ा और उसने ठाकुर साहब को हरा दिया। रोहन ने छोटे व्यवसायियों को अपने साथ जोड़ा और उसने अपने प्रतियोगी को हरा दिया। आप भी अपने गठबंधन बनाएं, अपने लक्ष्य में विश्वास करने वालों को अपने साथ जोड़ें और चाणक्य की तरह अपने शत्रु को बिना लड़े हराएं। नीति 7,
शत्रु के मन में भय पैदा करें। चाणक्य कहते हैं, अपने शत्रु के मन में भय पैदा करो, क्योंकि डर वह हथियार है जो बिना लड़े जंग जीत सकता है। आपका शत्रु आपकी ताकत से उतना नहीं डरता जितना आपकी अप्रत्याशित रणनीति से। अगर आप अपने शत्रु के मन में यह डर पैदा कर दें कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो वो अपनी ताकत खो देगा। यह नीति आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी बुद्धि और आत्मविश्वास से अपने शत्रु को बिना लड़े हरा सकते हैं। विशाल का स्कूल अब गांव में एक मिसाल बन चुका था। गांव वाले उसका सम्मान करने लगे थे और ठाकुर साहब का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन ठाकुर साहब हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक नई साजिश रची। उन्होंने अपने भतीजे विक्रम को गांव के कुछ गुंडों के साथ मिलाकर विशाल को डराने की योजना बनाई। विक्रम ने गांव में अफवाह फैलाई कि विशाल का स्कूल जल्द ही बंद हो जाएगा और जो लोग स्कूल का समर्थन करेंगे उन्हें ठाकुर साहब के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। गांव वालों में डर फैलने लगा। कुछ लोग डर के मारे विशाल से दूरी बनाने लगे। विशाल को ये बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। वो रात को अपनी मां के पास गया और बोला, मां, ठाकुर साहब और विक्रम गांव वालों को डरा रहे हैं। मैं अकेला कैसे उनका मुकाबला करूं? वो लोग मुझे और मेरे स्कूल को खत्म कर देंगे। उसकी मां ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, विशाल, डर को डर से हराया जाता है। ठाकुर साहब गांव वालों को डराकर अपनी ताकत दिखाते हैं। तू भी उनके मन में डर पैदा कर, लेकिन यह डर ताकत से नहीं, बुद्धि से पैदा होगा। विशाल ने अपनी मां की सलाह मानी। उसने फैसला किया कि वो ठाकुर साहब और विक्रम के मन में डर पैदा करेगा, लेकिन न तो तलवार से, न गुस्से से, बल्कि अपनी बुद्धि और आत्मविश्वास से। उसने गांव के कुछ नौजवानों और अपने स्कूल के शिक्षकों के साथ एक योजना बनाई। उसने गांव में एक बड़ा आयोजन करने का फैसला किया, एक शिक्षा मेला जिसमें गांव के बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। लेकिन उसने इस आयोजन की खबर को गुप्त रखा। उसने गांव में सिर्फ इतना फैलाया कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो गांव को हमेशा के लिए बदल देगा। विक्रम को इस खबर का पता चला। उसने ठाकुर साहब से कहा, चाचा, विशाल कुछ बड़ा करने वाला है। गांव वाले उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठाकुर साहब को यह सुनकर घबराहट हुई। उन्हें लगा कि विशाल कोई ऐसी चाल चल रहा है जो उनके रसूख को खत्म कर देगी। उन्होंने अपने गुंडों को भेजकर विशाल को धमकाने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने डरने की बजाय अपने आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसने गुंडों से कहा, जाओ, ठाकुर साहब से कह दो कि विशाल डरने वाला नहीं है, गांव वाले मेरे साथ हैं। जब शिक्षा मेले का दिन आया तो गांव का मैदान लोगों से खचाखच भरा था। विशाल के स्कूल के बच्चों ने नाटक प्रस्तुत किए, कविताएं सुनाई और गांव की समस्याओं के समाधान बताए। गांव वालों ने तालियां बजाईं। कुछ बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, विशाल ने हमारे बच्चों को वो सपने दिए जो हम कभी नहीं दे पाए। ठाकुर साहब और विक्रम वहां खड़े थे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। विशाल ने अपने आत्मविश्वास और रणनीति से उनके मन में डर पैदा कर दिया था। गांव वालों का विश्वास अब पूरी तरह विशाल के साथ था। ठाकुर साहब का डर अब बेकार हो चुका था। चाणक्य की 7वीं नीति हमें सिखाती है कि अपने शत्रु के मन में डर पैदा करना आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। यह डर ताकत से नहीं, बल्कि आपकी बुद्धि, आपके आत्मविश्वास और आपकी अप्रत्याशित रणनीति से पैदा होता है। जब आप अपने शत्रु को यह विश्वास दिला देते हैं कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो वो अपनी ताकत खो देता है। चलिए एक और कहानी। बंगलुरु में एक छोटी सी टेक कंपनी चलाने वाला सिद्धार्थ की कंपनी नई थी और उसके सामने एक बड़ा प्रतियोगी था जो बाजार में पहले से स्थापित था। उस प्रतियोगी ने सिद्धार्थ की कंपनी को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने ग्राहकों के बीच अफवाह फैलाई कि सिद्धार्थ की कंपनी के प्रोडक्ट्स खराब हैं और वो जल्द ही बंद हो जाएगी। सिद्धार्थ को ये बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने गुस्से में जवाब देने की बजाय चाणक्य की नीति अपनाई। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वो अपने प्रतियोगी के मन में डर पैदा करेगा। उसने अपनी कंपनी में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बनाई, लेकिन उसने इसकी खबर को गुप्त रखा। उसने सिर्फ इतना फैलाया कि उसकी कंपनी कुछ ऐसा लाने वाली है जो बाजार को बदल देगा। उसने सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट के टीजर डाले बिना ज्यादा खुलासा किए। उसने अपने कर्मचारियों को प्रेरित किया कि वो अपने काम में और मेहनत करें। सिद्धार्थ के इस रहस्य ने उसके प्रतियोगी को घबरा दिया। उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ की कंपनी कोई बड़ा दाम खेलने वाली है। उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी और अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें कम कर दी
ताकि वो सिद्धार्थ से आगे रह सकें। लेकिन सिद्धार्थ ने सही समय पर अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक ऐसा प्रोडक्ट जो किफायती था और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता था। ग्राहकों ने सिद्धार्थ की कंपनी की तारीफ की, उसका प्रतियोगी हैरान रह गया। सिद्धार्थ ने अपने आत्मविश्वास और रणनीति से अपने प्रतियोगी के मन में डर पैदा कर दिया और उसे बिना लड़े हरा दिया। सिद्धार्थ ने अपने शत्रु के मन में डर पैदा करके उसे हरा दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने शत्रु को यह विश्वास दिलाएं कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। अपने आत्मविश्वास को अपनी ताकत बनाएं, अपनी रणनीति को गुप्त रखें और जब सही समय आए तो अपना कदम उठाएं। शत्रु के मन में डर पैदा करने का मतलब हिंसा या धमकी देना नहीं है। इसका मतलब है अपनी बुद्धि और आत्मविश्वास से उन्हें यह विश्वास दिलाना कि आप अजेय हैं। विशाल ने अपने आत्मविश्वास से ठाकुर साहब के मन में डर पैदा किया। सिद्धार्थ ने अपनी रणनीति से अपने प्रतियोगी को घबरा दिया। आप भी अपने शत्रु के मन में डर पैदा करें, अपनी ताकत को चमकने दें और चाणक्य की तरह अपने शत्रु को बिना लड़े हराएं। नीति 8, चुपके से रणनीति बनाएं। चाणक्य कहते हैं, अपनी रणनीति को चुपके से बनाओ, क्योंकि जो योजना दुनिया को नहीं दिखती वही सबसे ताकतवर होती है। आपके शत्रु को तब तक नहीं पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं, जब तक आप उसे पूरा ना कर लें। यह नीति आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी चाल को गुप्त रखकर अपने शत्रु को चकमा दे सकते हैं। विशाल का स्कूल अब गांव में एक प्रेरणा बन चुका था। ठाकुर साहब और उनके भतीजे विक्रम की साजिशें बार बार नाकाम हो रही थीं, लेकिन ठाकुर साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में करके एक नया स्कूल खोलने की घोषणा की। उनका दावा था कि उनका स्कूल विशाल के स्कूल से बेहतर होगा और वो बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। गांव वालों में चर्चा होने लगी। कुछ लोग ठाकुर साहब की बातों में आने लगे। विशाल को यह खबर सुनकर बहुत चिंता हुई। वो अपनी मां के पास गया और बोला, मां, ठाकुर साहब एक नया स्कूल खोल रहे हैं। अगर गांव वाले उनके स्कूल में चले गए तो मेरा स्कूल बंद हो जाएगा। मैं क्या करूं? उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, विशाल, अपनी चाल को गुप्त रख। ठाकुर साहब को मत बता कि तू क्या करने वाला है। चुपके से अपनी रणनीति बना और सही समय पर अपनी चाल चल। विशाल ने अपनी मां की सलाह मानी। उसने फैसला किया कि वो अपनी अगली चाल को गुप्त रखेगा। उसने अपने स्कूल के शिक्षकों और कुछ भरोसेमंद गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने गांव के बाहर एक बड़े शहर के एक एनजीओ से संपर्क किया जो ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देता था। उसने उन्हें अपने स्कूल की कहानी सुनाई, कैसे उसने ठाकुर साहब की साजिशों को हराया और कैसे वो गांव के बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य चाहता है। एनजीओ ने विशाल की मदद करने का वादा किया, लेकिन विशाल ने इस खबर को गुप्त रखा। उसने गांव में किसी को नहीं बताया कि एनजीओ उसकी मदद करने वाला है। इसके बजाय उसने गांव में एक छोटा सा संदेश फैलाया कि उसका स्कूल जल्द ही कुछ ऐसा करने वाला है जो गांव की शिक्षा को हमेशा के लिए बदल देगा। ठाकुर साहब और विक्रम को यह खबर मिली। वो घबरा गए। उन्हें लगा कि विशाल कोई बड़ा दांव खेलने वाला है। उन्होंने अपने स्कूल की योजना को जल्दबाजी में लागू करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तैयारी अधूरी थी। जब सही समय आया तो विशाल ने अपनी चाल चली। एनजीओ के साथ मिलकर उसने अपने स्कूल में एक बड़ा शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। एनजीओ ने स्कूल के लिए किताबें, कंप्यूटर और शिक्षकों की ट्रेनिंग की व्यवस्था की। गांव वालों को जब यह खबर मिली तो वो हैरान रह गए। उन्होंने विशाल के स्कूल की तारीफ की। ठाकुर साहब का नया स्कूल, जो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, गांव वालों की नजरों में फीका पड़ गया। विशाल ने अपनी गुप्त रणनीति से ठाकुर साहब को बिना लड़े हरा दिया। चाणक्य की 8वीं नीति हमें सिखाती है कि अपनी रणनीति को चुपके से बनाना आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। आपके शत्रु को तब तक नहीं पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं, जब तक आप उसे पूरा ना कर लें। यह गुप्त रणनीति आपके शत्रु को छकमा देती है और आपको जीत दिलाती है। चलिए एक और कहानी। हैदराबाद में एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी चलाने वाली अनन्या की कंपनी एक नया ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके प्रतियोगी जो एक बड़ी कंपनी के मालिक थे, उसकी कंपनी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ग्राहकों के बीच अफवाह फैलाई कि अनन्या की कंपनी का ऐप खराब होगा। अनन्या को यह बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो चाहती थी कि वो तुरंत जवाब दे, लेकिन उसने चाणक्य की नीति अपनाई। अनन्या ने फैसला किया कि वो अपनी रणनीति को गुप्त रखेगी। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर अपने ऐप को और बेहतर बनाने पर काम किया। उसने कुछ चुनिंदा ग्राहकों को अपने ऐप का बीटा वर्जन टेस्ट करने के लिए दिया।
लेकिन उसने इसकी खबर को गुप्त रखा। उसने सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना फैलाया कि उसकी कंपनी कुछ बड़ा लाने वाली है। उसके प्रतियोगी घबरा गए। उन्हें लगा कि अनन्या कोई बड़ा दांव खेलने वाली है। जब सही समय आया तो अनन्या ने अपना ऐप लॉन्च किया। यह ऐप इतना यूजर फ्रेंडली और इनोवेटिव था कि ग्राहकों ने इसे हाथों हाथ लिया। अनन्या की कंपनी की तारीफ होने लगी। उसके प्रतियोगी हैरान रह गए। उनकी अफवाहें बेकार हो गईं। अनन्या ने अपनी गुप्त रणनीति से अपने प्रतियोगी को बिना लड़े हरा दिया। अनन्या ने अपनी रणनीति को चुपके से बनाकर अपने शत्रु को हरा दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। अपने शत्रु को अपनी चाल का अंदाजा न लगने दें। अपनी ताकत को सही समय पर सामने लाएं और चाणक्य की तरह अपने शत्रु को बिना लड़े हराएं। चुपके से रणनीति बनाने का मतलब धोखा दे निपल। इसका मतलब है अपनी योजनाओं को सही समय तक सुरक्षित रखना। विशाल ने अपनी रणनीति को गुप्त रखा और ठाकुर साहब को चकमा दे दिया। अनन्या ने अपनी रणनीति को गुप्त रखा और अपने प्रतियोगी को हरा दिया। आप भी अपनी रणनीति को चुपके से बनाएं, सही समय का इंतजार करें और अपने शत्रु को बिना लड़े हराएं। नीति 9, शत्रु को भ्रम में रखें। चाणक्य कहते हैं, अपने शत्रु को भ्रम में रखो, क्योंकि जो शत्रु तुम्हारी चाल को नहीं समझ पाता वही हार जाता है। आपका शत्रु आपकी रणनीति को समझने की कोशिश करता है। अगर आप उसे भ्रम में डाल दें तो वो गलत कदम उठाएगा और खुद अपनी हार का रास्ता बनाएगा। यह नीति आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी चतुराई से शत्रु को चकमा दे सकते हैं। विशाल का स्कूल अब गांव में एक मिसाल बन चुका था। ठाकुर साहब और उनके भतीजे विक्रम की सारी साजिशें नाकाम हो रही थीं। गांव वाले अब विशाल पर भरोसा करने लगे थे और ठाकुर साहब का रसूख कम हो रहा था। लेकिन ठाकुर साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने गांव में एक नया स्कूल खोलने की घोषणा की और दावा किया कि उनका स्कूल विशाल के स्कूल से बेहतर होगा। उन्होंने गांव वालों को लुभाने के लिए मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म देने का वादा किया। कुछ गांव वाले उनके झांसे में आने लगे। विशाल को यह खबर सुनकर चिंता हुई। वो अपनी मां के पास गया और बोला, मां, ठाकुर साहब गांव वालों को अपने झूठे वादों से लुभा रहे हैं। अगर लोग उनके स्कूल में चले गए तो मेरा स्कूल बंद हो जाएगा। उसकी मां ने मुस्कुराकर कहा, विशाल, ठाकुर साहब को भ्रम में डाल। उन्हें यह समझने दे कि तू हार मान रहा है, लेकिन चुपके से अपनी चाल चल। विशाल ने अपनी मां की सलाह मानी। उसने फैसला किया कि वो ठाकुर साहब और विक्रम को भ्रम में डाल देगा। उसने गांव में खबर फैलाई कि उसका स्कूल शायद कुछ समय के लिए बंद हो सकता है, क्योंकि उसे और संसाधनों की जरूरत है। यह सुनकर ठाकुर साहब और विक्रम खुश हो गए। उन्हें लगा कि विशाल हार मान रहा है, लेकिन असल में विशाल चुपके से एक बड़ी योजना बना रहा था। उसने गांव के बाहर एक एनजीओ से संपर्क किया जो ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देता था। उसने उनके साथ मिलकर अपने स्कूल को और बेहतर बनाने की योजना बनाई। विशाल ने इस योजना को गुप्त रखा। उसने गांव में सिर्फ इतना फैलाया कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। ठाकुर साहब और विक्रम को यह खबर मिली। वो घबरा गए। उन्हें लगा कि विशाल कोई ऐसी चाल चल रहा है जो उनके स्कूल को नाकाम कर देगी। उन्होंने जल्दबाजी में अपने स्कूल को शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तैयारी अधूरी थी। उनके स्कूल में न तो अच्छे शिक्षक थे, न ही ठीक व्यवस्था। गांव वालों ने उनके वादों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। जब सही समय आया, विशाल ने अपनी चाल चली। एनजीओ के साथ मिलकर उसने अपने स्कूल में एक बड़ा शिक्षा मेला आयोजित किया। मेले में बच्चों ने नाटक प्रस्तुत किए, कविताएं सुनाई और गांव की समस्याओं के समाधान दिखाए। एनजीओ ने स्कूल को किताबें, कंप्यूटर और शिक्षकों की ट्रेनिंग दी। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने विशाल की तारीफ की। ठाकुर साहब का स्कूल, जो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, गांव वालों की नजरों में फीका पड़ गया। विशाल ने ठाकुर साहब को भ्रम में डालकर बिना लड़े उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। चाणक्य की 9वीं नीति हमें सिखाती है कि अपने शत्रु को भ्रम में डालना आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। जब आप अपने शत्रु को अपनी असली योजना का अंदाजा नहीं लगने देते तो वो गलत कदम उठाता है और खुद अपनी हार का रास्ता बनाता है। चलिए एक और कहानी। दिल्ली में एक कॉलेज स्टूडेंट आरव एक डिबेट प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा था। उसका प्रतियोगी रोहन बहुत चतुर था और हमेशा आरव को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। रोहन ने अपने दोस्तों के बीच खबर फैलाई कि आरव की तैयारी कमजोर है और वो आसानी से हार जाएगा। आरव को यह बात सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने चाणक्य की नीति अपनाई। आरव ने रोहन को भ्रम में डालने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो डिबेट के लिए ज्यादा तैयारी नहीं कर रहा, क्योंकि उसे लगता है कि वो शायद हार जाएगा। यह खबर रोहन तक पहुंची। रोहन को लगा कि आरव कमजोर है और उसने अपनी तैयारी में ढील दे दी।
लेकिन असल में आरव रात रात जागकर अपनी डिबेट की तैयारी कर रहा था। उसने तथ्य इकट्ठा किए, अपनी बात को प्रभावशाली बनाने की प्रैक्टिस की और एक शानदार प्रेजेंटेशन तैयार किया। जब डिबेट का दिन आया तो आरव ने मंच पर ऐसी बातें कहीं कि जज और दर्शक हैरान रह गए। उसकी तर्क शक्ति और आत्मविश्वास ने सबका दिल जीत लिया। रोहन, जो अपनी जीत को लेकर निश्चिंत था, अपनी कमजोर तैयारी की वजह से हार गया। आरव ने रोहन को भ्रम में डालकर बिना लड़े उसे हरा दिया। आरव ने अपनी चतुराई से अपने शत्रु को भ्रम में डाल दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। अपने शत्रु को यह विश्वास दिलाएं कि आप कमजोर हैं या हार मान रहे हैं, और जब सही समय आए तो अपनी ताकत दिखाएं। चाणक्य की तरह अपने शत्रु को भ्रम में डालकर बिना लड़े हराएं। नीति 10, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें। चाणक्य कहते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, क्योंकि बिखरी हुई ऊर्जा तुम्हें कमजोर करती है, लेकिन केंद्रित ऊर्जा तुम्हें अजेय बनाती है। आपकी ऊर्जा आपका सबसे बड़ा संसाधन है। अगर आप इसे गलत जगह बर्बाद करेंगे तो आप अपने शत्रु को नहीं हरा पाएंगे, लेकिन अगर आप इसे सही दिशा में लगाएंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। विशाल का स्कूल अब गांव में एक प्रेरणा बन चुका था। ठाकुर साहब की सारी साजिशें नाकाम हो रही थीं, लेकिन ठाकुर साहब ने एक नई चाल चली। उन्होंने गांव में विशाल के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू की। उन्होंने कहा कि विशाल का स्कूल केवल दिखावा है और वो गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। कुछ गांव वालों ने इन अफवाहों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। विशाल को बहुत गुस्सा आया। वो चाहता था कि वो ठाकुर साहब से जाकर सीधे बहस करे और उनकी सारी सच्चाई गांव वालों के सामने लाए। विशाल अपनी मां के पास गया और बोला, मां, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठाकुर साहब मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। मैं उनसे जाकर लड़ूंगा। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, विशाल, अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत कर। ठाकुर साहब से बहस करने में तेरा समय और ताकत दोनों जाएंगे। अपनी ऊर्जा को अपने स्कूल को और बेहतर बनाने में लगा। विशाल ने अपनी मां की सलाह मानी। उसने अपनी ऊर्जा को ठाकुर साहब से लड़ने में बर्बाद करने की बजाय अपने स्कूल को और मजबूत करने में लगाया। उसने बच्चों के लिए नई किताबें मंगवाई, शिक्षकों की ट्रेनिंग की व्यवस्था की और स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाया। उसने गांव वालों को स्कूल में बुलाकर बच्चों की प्रगति दिखाई। उसने बच्चों को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया, जिसमें उन्होंने गांव की संस्कृति को दिखाया। विशाल की मेहनत रंग लाई। गांव वालों ने स्कूल की प्रगति देखी और ठाकुर साहब की अफवाहों पर भरोसा करना बंद कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में गांव वालों ने बच्चों की प्रतिभा देखी और विशाल की तारीफ की। ठाकुर साहब की सारी साजिशें बेकार हो गईं। विशाल ने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर ठाकुर साहब को बिना लड़े हरा दिया। चाणक्य की 10वीं नीति हमें सिखाती है कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। आपकी ऊर्जा सीमित है। अगर आप इसे गुस्से, बहस या बेकार की चीजों में बर्बाद करेंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे अपने लक्ष्य पर केंद्रित करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। चलिए एक और कहानी। मुंबई में एक जिम ट्रेनर राकेश एक मेहनती ट्रेनर था, लेकिन उसका एक सहकर्मी वरुण हमेशा उसकी आलोचना करता था। वरुण ने जिम के मालिक से शिकायत की कि राकेश के क्लाइंट्स उससे खुश नहीं हैं। राकेश को बहुत गुस्सा आया। वो चाहता था कि वो वरुण से जाकर बहस करे, लेकिन उसने चाणक्य की नीति अपनाई। राकेश ने अपनी ऊर्जा को वरुण से लड़ने में बर्बाद करने की बजाय अपने काम पर लगाया। उसने अपने क्लाइंट्स के लिए नए वर्कआउट प्लान बनाए। उसने उनके साथ ज्यादा समय बिताया, उनकी जरूरतों को समझा और उन्हें प्रेरित किया। उसने सोशल मीडिया पर अपने क्लाइंट्स की सफलता की कहानियां शेयर की। राकेश की मेहनत रंग लाई। उसके क्लाइंट्स ने उसकी तारीफ की। जिम के मालिक ने देखा कि राकेश के क्लाइंट्स न केवल खुश हैं, बल्कि उनके परिणाम भी शानदार हैं। वरुण की शिकायतें बेकार हो गईं। राकेश को जिम का बेस्ट ट्रेनर चुना गया। उसने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपने शत्रु को बिना लड़े हरा दिया। राकेश ने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपनी जीत हासिल की। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को गुस्से या बहस में बर्बाद न करें। इसे अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। अपनी मेहनत, अपने जुनून और अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाएं और चाणक्य की तरह अपने शत्रु को बिना लड़े हराएं। चाणक्य की ये 10 नीतियां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं हैं। ये वो हथियार हैं जो आपको जिंदगी की हर जंग में जीत दिला सकते हैं। विशाल ने इन नीतियों को अपनाकर न केवल अपने शत्रुओं को हराया, बल्कि अपने गांव को बदल दिया। उसने एक साधारण झोपड़ी से शुरू किया,
लेकिन अपनी बुद्धि, धैर्य और केंद्रित ऊर्जा से एक ऐसी मिसाल कायम की जो गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। लेकिन सवाल यह है, आप क्या बनना चाहते हैं? आपके सपने क्या हैं? आपके रास्ते में कौन से शत्रु हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो या आपकी अपनी कमजोरियां? आज से इन नीतियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपनी ताकत को पहचानें, अपने शत्रु को समझें, धैर्य रखें, अपनी कमजोरियों को छिपाएं, सही समय का इंतजार करें, गठबंधन बनाएं, अपने शत्रु के मन में डर पैदा करें, अपनी रणनीति को चुपके से बनाएं, अपने शत्रु को भ्रम में डालें और सबसे जरूरी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। ये नीतियां आपके भीतर की ताकत को जगा सकती हैं। ये आपको वो रास्ता दिखा सकती है जिस पर चलकर आप अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। विशाल की कहानी खत्म नहीं हुई। वो आज भी अपने गांव में नई उम्मीदें जगा रहा है और आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। अपने शत्रुओं को बिना लड़े हराने की ताकत आपके भीतर है। चाणक्य की नीतियां आपके साथ हैं। अब जाइए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए और अपने सपनों को हकीकत बनाइए, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वो है जो आप बिना लड़े हासिल करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।